हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे दो पिंडों के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। पिछले दिन हम लोगों ने रेखीय संवेग संरक्षण का नियम पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे दो पिंडों के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ध्यान दें, है क्या ये नियम? यदि दो पिंड, दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो यदि दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो समुदाय का संयुक्त रेखीय संवेग नियत रहता है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। आइए देखते हैं इसका प्रूफ। फिर से ध्यान दें, यदि दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का संयुक्त रेखीय संवेग नियत रहता है। ठीक, और दो पिंड लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं, इसे रेखीय संवेग संरक्षण, इसे दो पिंडों के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, और दो से अधिक है तो इसके लिए कह सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। माना कि प्रूफ देखते हैं। माना कि दो पिंड है हमारे पास, एक पहला पिंड द्रव्यमान M1, ठीक, ये पहला पिंड है आपका, द्रव्यमान M1 है। ये दूसरा पिंड है, द्रव्यमान M2। ठीक, एक ही दिशा में झुकने क्षैतिज तल पर एक ही दिशा में क्रमशः पहला U1 वेग से गतिमान है, दूसरा U2 वेग से गतिमान। इनके वेग क्रमशः क्या है? U1 और U2। ये कंडीशन है टक्कर से पहले। ठीक, कि माना दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः M1 और M2 हैं, एक ही दिशा में एक चिकने क्षैतिज तल पर गतिमान है। इनके वेग क्रमशः U1 और U2 है। तो रेखीय संवेग जो हो जाएंगे क्रमशः, पहले का रेखीय संवेग P1 बराबर हो जाएगा M1 U1 और दूसरी का रेखीय संवेग P2 इक्वल हो जाएगा M2 U। ये टक्कर से पहले की कंडीशन है। माना पिंडों की परस्पर सीधे टक्कर होती है। आइए देख लेते हैं टक्कर जब हो रही है। एक है U पिंड, दूसरा एक पिंड कह सकते हैं थोड़ा बड़ा है, ये M1 द्रव्यमान वाला, ये M2 द्रव्यमान वाला। ठीक, ये काफी कंडीशन है टकराते समय। यानी पिंडों की क्या हो रही है? सीधी टक्कर हो रही है। तो टक्कर के समय क्या होता है? पिंड एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। ठीक, एक पर बल लग रहा है F12, यानी पहले पिंड पर बल लगाया जा रहा है, किसके द्वारा? दूसरे के द्वारा। पहले पिंड पर दूसरे द्वारा आरोपित बल है F12 और दूसरे पिंड पर पहले द्वारा आरोपित बल है F21। ये टक्कर के समय की कंडीशन है। ठीक, टक्कर के बाद क्या होता है कि दोनों पिंड अलग हो जाते हैं। ठीक, तो टक्कर के पश्चात दोनों पिंड अलग हो जाते हैं। हाँ, टक्कर होने से इन बलों के कारण, जो बल एक दूसरे पर पिंड आरोपित कर रहे हैं, इनके कारण इनके रेखीय संवेग में परिवर्तन होता है। मान लेते हैं कि पहले के रेखीय संवेग में परिवर्तन डेल्टा P1 है और दूसरे के रेखीय संवेग में परिवर्तन डेल्टा P2। ये रेखीय संवेग में परिवर्तन पिंडों के, पहले के रेखीय संवेग में परिवर्तन डेल्टा P1 है और दूसरे के रेखीय संवेग में परिवर्तन डेल्टा P2। ठीक, तो कुल रेखीय संवेग में परिवर्तन, दोनों पिंडों के रेखीय संवेग में परिवर्तन, रेखीय संवेग में परिवर्तन पहला का हो गया डेल्टा P1 और दूसरा का हो गया डेल्टा P2। ये हो गया टोटल रेखीय संवेग परिवर्तन।
ठीक। अब बात करें टक्कर की, तो टक्कर के समय दोनों पिंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि दोनों पिंड एक ही संयुक्त पिंड के भाग, यानी दोनों पिंड एक ही संयुक्त पिंड के दो भाग, ठीक। और इन संयुक्त पिंड के दो भाग हैं तो आप कह सकते हैं एक दूसरे के कारण, या कह सकते हैं कि आप जैसे दो कण इकट्ठे हों और उनके बीच जो बल लगे वह बल कार्य कर रहा है, यानी इनके बीच लगने वाला जो बल है आंतरिक बल है, कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। किस स्थिति में? टक्कर के समय, क्योंकि दोनों पिंड जुड़े होंगे तो एक ही पिंड का दो भाग होंगे और एक ही पिंड के भाग दो भाग होंगे, तो जो भी बल कार्य कर रहा होगा इंटरनल बल होगा, एक्सटर्नल बल नहीं होगा, यानी आंतरिक बल होगा, बाह्य बल नहीं होगा। और आंतरिक बलों का परिणाम ये क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात कह सकते हैं इस तरह से कि संयुक्त पिंड पर कोई बल लग नहीं रहा। और न्यूटन का नियम यही बताता है, न्यूटन का दूसरा नियम, कि यदि संयुक्त पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य कर नहीं रहा है तो पिंड का रेखीय संवेग परिवर्तन नहीं होता, यानी पिंड का रेखीय संवेग में, पिंड के संयुक्त पिंड के रेखीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस स्थिति में यही डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल हो जाएगा 100। यहां से डेल्टा लेते कॉमन तो हो जाएगा P1 प्लस P2 इक्वल 0। P1 प्लस P2 इक्वल 0, या इसी को लिख सकते हैं P1 प्लस P2। अब यहां देख दें कि पिंडों के रेखीय संवेग में कोई परिवर्तन शून्य है। इसका निष्कर्ष यही निकल रहा है कि पिंडों के रेखीय संवेग में परिवर्तन शून्य है। और परिवर्तन शून्य कब होगा? संयुक्त पिंड के रेखीय संवेग का परिवर्तन जब दोनों पिंडों के संवेग क्या हो? नियत हो, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तभी तो नियत होगा, तभी न बढ़ रहा है न घट रहा है, यानी नियत है। तो नियत है का तात्पर्य हो गया यहां से कि P1 प्लस P2 इक्वल कांस्टेंट। आपको क्या मिल गया कि P1 प्लस P2 इक्वल कांस्टेंट, और एक ही यही क्या है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, दो पिंडों के रेखीय संवेग संरक्षण का नियम यही है। अब P1 P2 का मान यहां से रख दें तो पहला हो गया M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल क्या मिल जाएगा हमें? कांस्टेंट। ठीक। तो अब आइए टक्कर के बाद देख लेते हैं। टक्कर के बाद मान लेते हैं पहला पिंड है और ये छोटा वाला दूसरा पिंड है। टक्कर के बाद इसका वेग हो गया P1 और इसका वेग हो गया P2। ये M1 है और ये M2। ये क्या है? टकराने के बाद, टकराने के बाद की कंडीशन। कब की कंडीशन है? टकराने के बाद की कंडीशन। कब की कंडीशन है? टकराने के बाद की ये कंडीशन है, टकराने के बाद की कंडीशन। तो अब ये तो मिल गया, पहले का संवेग है टकराने से पूर्व। अब देखना हमें टकराने के बाद। अब एक बात ध्यान दें यहाँ, चूंकि पिंडों के रेखीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो टकराने से पूर्व या टकराने के पश्चात भी पिंडों के रेखीय संवेग क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो यहां से मिल गया कि यदि कांस्टेंट है तो टक्कर से पूर्व का रेखीय संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर से पहले दोनों पिंडों का हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल M1 B1 प्लस M2 B2। ठीक। अब इसको और सरल कर लें तो इसको इधर ले आए और इसको उधर ले आए तो हो जाएगा M1 माइनस M1 कॉमन लेंगे तो B1 माइनस U1 बराबर हो जाएगा M2 B2 माइनस U2। ये
यहाँ से इस तरह से फार्मूला मिल जाएगा। एक माइनस m1 b1 माइनस u1 बराबर m2 b2 माइनस u2 के मिल जाएगा। ये सो क्या करता है कि ये पहले पिंड के रेखीय संवेग में परिवर्तन है और ये दूसरे पिंड के रेखीय संवेग में परिवर्तन है। तो इससे स्पष्ट है कि जितना एक पिंड के रेखीय संवेग में परिवर्तन होता है उतना ही रेखीय संवेग परिवर्तन दूसरे पिंड में भी हो जाता है, परंतु दिशा विपरीत होती है। परंतु दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। और इस तरह से नेट रेखीय संवेग परिवर्तन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। जैसे जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक की गोली बड़े वेग से आगे की ओर, बंदूक गोली को बड़े वेग से आगे की ओर फेंकता है, जिससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है। गोली भी बंदूक पर उतना ही संवेग लगाती है, परंतु विपरीत दिशा। लेकिन अब गोली का वेग अधिक होता है और बंदूक का वेग कम होता है। कारण क्या है? क्योंकि जो है ये निर्भर करता है किस पर? द्रव्यमान पर। तो जो एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। तो चूंकि गोली का वेग ज़्यादा होता है तो उसका द्रव्यमान कम होता है, इसलिए वेग ज़्यादा हो जाता है। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा होगा इसलिए कम होगा, इसलिए बंदूक धीमे वेग से पीछे की ओर हटती है। लेकिन संवेग क्या होता है? सेम होता है। संवेग में कोई परिवर्तन, संवेग एक जैसा होता है। अब यही बंदूक, हल्की बंदूक ले ली जाए तो जिस वेग से गोली आगे बढ़ेगी संवेग से, उसी संवेग से बंदूक भी पीछे हटेगी। लेकिन यदि बंदूक का द्रव्यमान कम हो तो बहुत तेज वेग से बंदूक क्या होगी? पीछे की ओर हटेगी। और तेज वेग से पीछे की ओर हटेगी तो आप बंदूक से गोली मारने वाले को चोट लगने की ज़्यादा संभावना होगी और उसके कंधे पर अधिक चोट लग सकती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है जब कोई गेंद पृथ्वी द्वारा नीचे की ओर खींची जाती है तो इससे गेंद का वेग बढ़ता जाता है, यानी उसके संवेग भी बढ़ता जाता है या संवेग में परिवर्तन भी बढ़ता जाता है। कह सकते हैं गेंद भी पृथ्वी को उतने ही बल से ऊपर की ओर खींचती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी का भी ऊपर की ओर संवेग उसी दर से बढ़ता जाता है। परंतु गेंद का वेग अधिक बढ़ता है और पृथ्वी का वेग कम बढ़ता है। यहाँ भी संवेग संरक्षण का नियम लगता है। गेंद और पृथ्वी का संवेग संरक्षित रहता है, परंतु पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, जिससे उसके वेग में जो परिवर्तन होता है यानी उसका वेग बहुत कम परिवर्तित होता है, जो कि आपको प्रेक्षणीय महसूस होता है, या कह सकते हैं उसको हम नगण्य सपोज कर सकते हैं।